क्या हाल है बच्चों। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू चैनल ऑफ सो सिंपल। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी धुरंधर सीरीज, जिसके अंदर बेसिकली हम हर एक चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का उठाएंगे और उसको मॉड्यूल्स में बांट देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पहले चैप्टर की आप बात कर लो, जो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ जितने भी आपकी एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी में, सपोज 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, तो इस चैप्टर को हम 3 मॉड्यूल में बांट देंगे। ठीक है। इस चैप्टर को हम 3 मॉड्यूल में बांट देंगे और हर एक मॉड्यूल के लिए एक आपका सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है। और लाइक सपोज आपकी एक्सरसाइज है 1.1, तो पहला मॉड्यूल के अंदर हम लोग कवर करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 प्लस उससे पहले जो भी आपके एग्जाम्पल आए थे और प्लस उसके लिए जो भी आपको कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। ऐसे ही हम 3 मॉड्यूल कवर कर लेंगे और आखिरी मॉड्यूल में आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम कवर करेंगे। और एट लास्ट इतना ही नहीं, साथ में हम जो भी उस चैप्टर के सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको कंसेप्ट वाइज ज़रूर कराए जाएंगे। तो इस तरीके से हम हर एक चैप्टर कवर कराएंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है साथ के साथ अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है। आप विश्वास रखिए, अपना पढ़िए, यहाँ से सीखिए, जहाँ से समझ आइए वहाँ से समझते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है। तो आज बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये वाला चैप्टर, जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शन आप लोगों को याद होगा कि 11th में भी चैप्टर था, है ना। पहला चैप्टर था 11th का भी, रिलेशन एंड फंक्शन। पहला नहीं था, सेकंड चैप्टर था, है ना, सेट्स के बाद आया। ठीक है। तो वो वाला रिलेशन एंड फंक्शन के पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आसान रहेगा आपको ये वाला जो 12th में चैप्टर आ रहा है उसको कवर करना। ठीक है। तो अभी हम रिकैप लेंगे क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। ठीक है। तो 2 मिनट दीजिए। हाँ जी। ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है। आपको याद होगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो डेफिनेशन देखी जाए, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P into Q, ठीक है, is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is P cross Q is equal to the set of all PQ such that P जो आपके पहले एलिमेंट्स है belongs to the set P and small q belongs to the set कैपिटल Q। भैया समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, समझा देते हैं, इसीलिए चालू किया चैनल, है ना। बिल्कुल हम समझाएंगे। 2 मिनट वेब कैम ऑन कर देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर सादी भाषा में आपको समझाऊँ, एक मैं सेट अपना पी लेता हूँ, है ना। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमें भैया याद। ठीक है, ग्रेट। तो पी सेट जो मेरा है उसको सोच में लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गई बात। काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रहता है, सर हमारी 11th में हमने इतना ठीक से नहीं पढ़ा, तो क्या हमारी 12th ही बेकार जाएगी। बिल्कुल नहीं। देखो 11th में जो आपका था उसे छोड़ दो, अभी 12th पे ध्यान दो, 12th को अच्छा बनाओ। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट ऑफकोर्स मैटर करते हैं, 11th में तो आपके स्कूल के इंटरनल मार्क्स थे ना, बट 12th के बोर्ड के एग्जाम ज़रूर मैटर करते हैं। तो 12th अगर 11th ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 12th भी ठीक नहीं जाएगी, 12th ज़रूर ठीक जाएगी। अगर पढ़ोगे अच्छा तो क्यों नहीं ठीक जाएगी। ठीक है। तो चलो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। तो सेट पी मैंने क्या ले लिया भाई, 1 2 3 4। तो सेट क्यू में क्या ले लूँगा बेटा, सेट क्यू भी कुछ किसी तरीके से कुछ ले लेता हूँ, सपोज ले लूँगा 5 6 7। ठीक है सर। तो पी इंटू क्यू, तो क्या करूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ordered pairs of elements of P and Q, that is P cross Q is equal to the set of all PQ such that P belongs to कैपिटल P सेट एंड Q belongs to the set Q। बेसिकली मतलब क्या है, आप ये जो आपका 1 है ना, 1 को आप 5 के साथ पेयर बनाओ, 6 के साथ पेयर बनाओ, 7 के साथ पेयर बनाओ। ठीक है।
फिर उसके बाद में अगर आपके पास में अपनी क्यू आ जाएगा, सॉरी टू आ जाएगा, टू को भी आप 5 के साथ पेयर बनाओ, 6 के साथ पेयर बनाओ, 7 के साथ पेयर बनाओ। सिमिलरली 3 एंड 4 का भी करो, ज़्यादा लिखूंगा नहीं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी पेयर बना के दिखाते। तो 1 को आपने किसके साथ किया सर? 5 के साथ बना दिया, बनाया ना? जी सर। 1 को 6 के साथ बना दिया जी। 1 को 7 के साथ ही बना दिया, बिल्कुल भैया बना दिया। अच्छा ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आपने लिया 2, ले लिया भैया। 2 को किसके साथ किया सर? 5 के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 के साथ भैया, ग्रेट। नेक्स्ट 7 के साथ करा दिया, ग्रेट। नेक्स्ट कौन सा लोगे? 3 लेंगे। 3 को किसके साथ? 5 के साथ। फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ ले लिया, हाँ जी बहुत बढ़िया। 4 को किसके साथ लोगे? पहले 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, बना दिया, बिल्कुल बना दिया। तो यही आपका क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आई बात समझ? जो आपका सेट, पहला वाला सेट आपका था पी, उसके सारे एलिमेंट्स जो मेरे थे, ठीक है, उसको इंडिविजुअली सेट क्यू के एलिमेंट्स के साथ मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। बात आई समझ? क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी मेरे पहले के एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे 1 रह गए है ना, 1 चलता ही आ रहा है, फिर मेरा 2 हो गए, ये सब जो मेरे स्मॉल पीस है, ये मेरे कैपिटल सेट पी को बिलोंग कर रहे थे ना? 1 2 4, सॉरी 1 2 3 4 किस में? पी में से। और जो क्यू वाले सर 5 6 7, जो सेकंड वाले देख लो, 5 6 7, फिर 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं सर? कैपिटल सेट क्यू को बिलोंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे ऊपर लिखा सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया? मैंने बोला ठीक है, अगर समझ आ गया तो एक इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। भैया जी प्रॉपर्टी याद तो आ रही है कि कुछ पढ़ी थी, बट एक बार बता दीजिए, सुन लो। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है, इफ देयर आर, क्या? इफ देयर आर p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A cross B। ठीक है, कुछ समझ में आया? इफ na, that is number of elements in A, is p, ठीक है, and np, which is the number of elements in set B, is q, then n A cross B will be p। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ। मतलब अगर मैं अपना वही लास्ट एग्जाम्पल लूँ, है ना, वेबकैम ऑन कर रहा हूँ एक बार, ठीक। अगर मैं अपना वही लास्ट वाला एग्जाम्पल लूँ, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पी लिया था, सेट पी लिया था, जिसके यहाँ कितने एलिमेंट है भैया? कितने एलिमेंट है बताइए? 4 है ना बाबू? सेट जो मेरा बेटा क्यू है, एक में लिख दिया पी है ना, सॉरी, जो मेरा सेट क्यू है उसमें कितना एलिमेंट है भैया? 3 है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं बेटा P क्रॉस Q, जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें कितना एलिमेंट रहेगा? हैं, कितना रहेगा बोलो? NP इंटू NQ, प्रॉपर्टी देखे थे अभी, है ना? तो 4 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ आया 12। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना है? 12 एलिमेंट, 12 ऑर्डर्ड पेयर। 12 नहीं मिला, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मिलते 12 ऑर्डर पे। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? ग्रेट, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया तो थोड़ा समझ लो, थोड़ा रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर एकदम स्मूथली आपका 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर शुरू करा सके। नेक्स्ट जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है रिलेशंस। क्या हो गया? 2 मिनट दीजिएगा। ओ ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशंस। अ रिलेशन आर, जी बिल्कुल, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। ठीक है, the subset is derived by describing a relationship, ठीक है सर, between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। ओके,
द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आया समझ? ओके, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ना, पक्का रिलेशंस क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने सेट पी लिया था, सेट क्यों लिया था, हाँ कि ना? जी सर, बिल्कुल लिया। तो मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मिल गया जो मैं आपको निकाल के दिखाया, पी क्रॉस क्यू। यस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सेट पी यहाँ पे एक बार लिखा हूँ जो मैं लिया था, है ना, 1 2 3 4, और कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना, बड़ा ड्राइंग थोड़ी हो जाती है खराब, प्लीज बेयर विद मी। ओके, फिर उसके बाद में आपका जो बेटा सेट क्यू होता है उसमें मैं क्या लिया था, 5 6 7, है ना, ये तो लिए थे बेटा सेट्स। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेरा रिलेशन होता है वो तो आपका सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट समझ आता है ना, सेट्स याद है ना, देखो थोड़ा थोड़ा याद होगा तो कोई ना। सबसेट क्या होता है, जैसे आपके पास में अगर एक सेट ले लूँ मैं ए, ठीक है, एक सेट ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4, और एक मेरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। तो बिकॉज मैं सेट बी को, है ना, सेट बी को सेट ए से डेराइव कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3, तो मैं कहूंगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये होता है सबसेट। ठीक है, सबसेट क्लियर है, इसको एरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसेट तो आपको क्लियर है ही, मुझे मालूम है, आपने पढ़ा है बिल्कुल। तो यहाँ पे वापस आते हैं रिलेशन के ऊपर। ठीक, तो रिलेशन आपका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपको क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे निकाला ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस की। तो अगर आप कोई भी रिलेशन बनाओगे वो आपका रिलेशन सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है सर, सपोज अगर मैं यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, सो 1 को मैंने 5 के साथ ऐसे रिलेट कर दिया, ठीक है, और 1 को मैं 6 के साथ भी रिलेट कर दिया। ओके, अब 3 को मैंने सपोज 7 के साथ रिलेट कर दिया, 2 को भी मैं सपोज 7 के साथ रिलेट कर दिया। तो मैं इन दोनों जो सेट्स है उनके एलिमेंट्स के बीच में संबंध जोड़ रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ। इसी से ही बनते हैं मेरे रिलेशंस। ठीक है, वो वाले रिलेशन नहीं है जो तब से सोची जा रहे हो ना, वो वाले नहीं है। ठीक है, थोड़ा वापस आ जाओ, पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगा लो, है ना। तो पी और क्यू के सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में मैंने रिलेशन बना लिए, तो उन्हें रिलेट कर लिया आपस में। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट विल बी नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आपका क्या है 5, तो 5 इज द इमेज ऑफ 1। सिमिलरली 6 is the image of 1, 7 is the image of 2, 7 is the image of 3। तो ऐसे करके मैंने रिलेशंस बनाए। तो अगर आप यहाँ पे आर डिफाइन करोगे ऑर्डर पेयर में, 1 मेरा 5 एक 5 के साथ रिलेटेड है, एक 6 के साथ भी रिलेटेड है, 2 7 के साथ रिलेटेड है, 3 भी 7 के साथ रिलेटेड है। और ये मेरा आर क्या होगा बेटा, सबसेट रहेगा पी क्रॉस क्यू का। कैसे सर, सबसेट एक बार चेक कराइए सर, कैसे मान लिया आप जो कह रहे सही है, बिल्कुल चेक कर लो। जो आपका पी क्रॉस क्यू था उसमें यहाँ पे देखो, है ना, पेन हरा बना लेता हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन आर के अंदर में आपके पास 1,5 था, जी सर बिल्कुल था। यहाँ पे क्या है 1,5 पी क्रॉस क्यू नहीं प्रेजेंट है, ठीक है सर। देन आर के अंदर आपके पास है 1,6 पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे पी क्रॉस क्यू में भी 1,6 है, बिल्कुल। देन आर के अंदर में आपके पास में क्या है 2,7, यहाँ पे भी आपके पास में 2,7।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3,7, यहाँ पे बेटा क्या है बेटा 3,7 है ना। तो इस जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है P क्रॉस Q, इससे मैं ये वाला रिलेशन R क्या कर सकता हूँ, डेराइव कर सकता हूँ। हेंस दिस R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। इसी चीज को बेटा कहते हैं रिलेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो कह दिया सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो जो आपकी पहला एलिमेंट होता है ना उसको प्री इमेज भी कहते हैं, तो याद रख लो। जैसे सेकंड एलिमेंट इमेज कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज कहलाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशंस के टॉपिक के अंदर। कैमरा बंद करो 2 मिनट। बंद नहीं होता है, तो ठीक है हो गया। तो दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R, ठीक है, फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। समझाएंगे अभी, टेंशन मत लो। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम द सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ रिलेशन R। द होल सेट B is called the codomain of the relation R. Note that range is subset of codomain. देखो आपने ये सब कुछ ना पहले से पढ़ रखा है, मुझे मालूम है, एकदम आसान चीज़ है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज बच्चे भूल जाते हो, है ना। छोटा छोटा चीज़ें होता है, दिमाग से निकल जाता है, तो ना निकले इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको चीज़ें चैप्टर शुरू कराने से पहले। हाँ, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो आपका सेट P है और आपका सेट Q है ना, उससे आपने ये आपके जितने भी रिलेशंस थे वो बना के आपने R बना दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्स बेटा कौन से हो गए, फर्स्ट एलिमेंट्स हो गए 1 1 2 3। अब इससे आप कहते हो दी सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन इज नोन एज डोमेन। क्लियर है बेटा। एंड द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड रेंज। क्या होता है, रेंज होता है। जैसे कि आप क्या ले लो 5 6 7 7, इसको आप क्या कहते हो, रेंज कहते हो, ठीक है। और आपका जो सेट बी होता है, यहाँ पे सेट क्यू है, ठीक है, मतलब बी वाला सेट क्या है, ए है, और ये वाला सेट क्या है, बी है। तो जो आपका इंटायर सेट बी होता है दैट इज नोन एज कोडोमेन। तो आपका जो कोडोमेन हो गया दैट विल बी योर सेकंड सेट विच विल बी ऑफ 5 6 7। ये कर्ली ब्रैकेट है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, मतलब सोचोगे भैया ने क्या ही लिख दिया है, कोई ना, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर है। तो कोडोमेन 5 6 7 हो गया। एंड आपका द रेंज विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब कोई एक तो बच्चा होगा जिन्हें डाउट होगा सर कैसे सबसेट है, यहाँ पे तो 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कैसे सबसेट है सर। बेटा पहले तो देखो सेट्स पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं पढ़ा तो ये भी याद दिलाया। तो एक सेट में यूजुअली हम लोग एक से ज्यादा बार एलिमेंट रिपीट नहीं करते बेटा। अगर यहाँ पे 7 2 बार रिपीट हुआ है, इसको मैं 5 6 7 करके भी लिख सकता हूँ। पर आपको पता ही होगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सिमिलरली 5 6 7 सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 5 6 7 सेट। आप देखोगे यहाँ भी 5 6 7 है, यहाँ भी 5 6 7, हेंस रेंज इज सबसेट ऑफ कोड। तो ये तो कंसेप्ट है कि रेंज सबसेट ऑफ कोड में रहता है। जो आपका सेकेंड सेट होता है दैट इज इंटायरली कोड में, और आपका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दैट मेकअप द डोमेन, सेकेंड एलिमेंट्स मेकअप द रेंज। 4 हमने यहाँ पे कंसेप्ट देख लिए रिलेशन के अंडर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी क्या है आपके पास में, देखिए इफ n is equal to p
एन पी इज इक्वल टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये तो आपको चीज पहले बता दी मैंने। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी टू पी क्यू। मतलब अगर मेरे पास यस यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया था 12। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सेट P एंड सेट Q विल बी 2 PQ, which is beta 2 into P. What is P? P क्या है आपका? PQ. Okay, so basically PQ is nothing but N of A cross B. NA and B basically. 2 NA and B. ठीक है. PQ is nothing. P is आपका NA and Q is आपका NB. तो what is NA? NA क्या है बेटा? NP basically. Okay. 4 और आपका NB कितना? 3. 8 इंटू 3 विच विल बी 24। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो आप यहाँ पे बना सकते हो सेट P एंड सेट Q के बीच में, ये वाले सेट, ठीक है, सेट P एंड सेट Q के बीच में, दैट विल बी 24। क्लियर है? वेरी गुड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फंक्शंस। सो रिलेशन एफ, इससे क्या समझ आता है कि फंक्शन एक रिलेशन है ना। फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सेट टू बी अ, क्या मैं हटा रहा हूँ, is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, मतलब फंक्शन, ये तो बात समझ में आ गई कि every function will be a relation, है ना। फंक्शन रिलेशन होता है बट एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। ऐसा टाइप ऑफ रिलेशन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे कंपैक्ट लो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था रिलेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप वापस नजर मारो बेटा तो 1 2 3 4 आपके पास था, 5 6 7 भी आपके पास था, राइट। तो 1 2 3 4 को मैंने कैसे रिलेट किया सेट बी के एलिमेंट्स के साथ? मैंने बोला कि 1 5 से रिलेटेड है, 1 6 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, 3 भी 7 से रिलेटेड है। बट एक फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, यूनिक होना चाहिए, दो नहीं चलेगी बोला, एक ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 कंसिडर करते हो, इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, 5 एंड 6 दोनों नहीं चलती, ठीक है, दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। दो इमेज है ना, अभी 5 के साथ भी जा रहा है, 6 के साथ भी जा रहा है, गलत है, एक ही के साथ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 2 7 के, ये जो एलिमेंट 2 है ये भी 7 के साथ है, एलिमेंट 3 है वो भी 7 के साथ है, बेटा वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 की अगर आप बात करो उसकी सिर्फ एक ही इमेज है ना 7, 2 की केवल एक ही इमेज है बेटा 7। सिमिलरली 3 के भी केवल एक ही इमेज है 7। यहाँ पे बेटा लिखा कवान है ना, काफी शाना बंदा था, 5 के साथ भी जा रहा है, 6 के साथ भी जा रहा है, ये नीचे, ठीक है। एक ही दोस्ती रखनी चाहिए, ऐसे ना थाली का बैंगन बन के दो तरीके जगहों में नहीं जा सकते, ठीक है। तो वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी आप कहोगे फंक्शन। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया था, ये 1 5 1 6, ये एक फंक्शन नहीं है। तो ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपके जो ऑर्डर पेजेस से भी बता सकते हो। अगर आपका एक से ज्यादा बार फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेज में रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा,
सुनो, अगर आपके जो ऑर्डर पेयर्स है ना, ये वाले, इनमें जो फर्स्ट फर्स्ट आपके जितने भी एलिमेंट्स है, पहले एलिमेंट्स, अगर कोई भी पहला एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। देख, यहाँ पे आपका एलिमेंट वन एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे भी, एक 5 के साथ भी जा रहा है, एक 6 के साथ भी जा रहा है, थाली का बैंगन बन गया। सोच नहीं पा रहा बेचारा किसके साथ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दो इमेज होगी, एक ही इमेज चाहिए थी। ठीक है, सिमिलरली लेकिन 2 ने डिसाइड कर लिया सात के साथ, ये 3 ने भी डिसाइड कर लिया वो भी सात के साथ है। चलता है बेटा, अलग अलग है ना, अलग अलग है, उन्होंने सोच के रखा है कि नहीं हम तो 7 के साथ ही मूवी देखने जाएंगे, हम तो 3 ने भी डिसाइड कर लिया हम तो 7 के साथ ही मूवी देखने जाएंगे। लेकिन एक दब ऐसा नहीं है कि 3 7 के साथ भी जा रहा है, 2 के साथ भी जा रहा है, ऐसा तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो ये हो गया फंक्शन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, इसके बाद आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा इस रिवीजन वीडियो का। ऑलरेडी कुछ आधा घंटा टाइम होने को आ रहा है, तो क्विकली देख के निपटा देते हैं वाला वीडियो। ठीक है, और एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि हर एक मॉड्यूल में आपको होमवर्क भी मिलेगा, और वो होमवर्क नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया जाएगा, बिकॉज आपको एकदम क्लास वाली फीलिंग है। बाकी रेगुलरली पढ़ाई करना बेटा आपके हाथ में। ठीक है, इसके बाद जब आप कॉलेज के अंदर आओगे, वहाँ पे जैसे स्कूल में आपके साथ होता है वैसा नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप देखो, स्कूल में भी अभी कहाँ आपको कोई इतना बच्चे के तरह ट्रीट करता है ना। जो टीचर्स बेटा क्लास में कराती है ना, वो एक्स्ट्रा होता है, बोनस होता है। असल तो आपको बेटा खुद पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी तैयारी बोर्ड्स की है, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करके शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, आपको लंबा देखना है। अभी साल है बेटा आपके पास, हम 2027 बोर्ड्स को एम करके चल रहे हैं। एक साल है आपके पास, एक साल बोलने की बात है, बिकॉज अगर आप देखो तो आपके दिसंबर दिसंबर तक आपका, नॉट इवन दिसंबर, नवंबर तक आपका सिलेबस टीचर्स खत्म करा देंगे। तो देख लो, हमें जल्दी करना होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर आप पढ़ते रहोगे आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको रिग्रेट हो सकता है। तो लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज मत करो कि आपको लगे कि जब आप पीछे मुड़ के देखो ना कि काश मैंने ये कर लिया होता यार, गलती कर दी मैंने। ठीक है, अपने साथ वो मत करो, अपने को इतना तकलीफ मत दो। ठीक है, तो ये हो गया, मोटिवेशन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो पहला तो दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट अस सी। ओके, so for a function defined from the set of real numbers, एक ये क्या चीज है, डोमेन, ये क्या चीज है, कोडोमेन। ठीक है, तो for a function f defined from the set of real numbers to a set of real numbers by y equal to f of x equal to x for each x belong R, डोमेन R, रेंज R। अब ये बताइए उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा सर? भाई क्या यार, सीधी लाइन नहीं बनाई जा रही है मुझसे, गलत बात है ना, है कि नहीं? कौन ट्राई ट्राई बट नेवर ट्राई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैठूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या ग्राफ आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ है फॉर आइडेंटिटी फंक्शन विच इज y इक्वल टू x, है ना। दिस इज माई ग्राफ फॉर आइडेंटिटी फंक्शन विच इज y इक्वल टू x। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन।
ये आपको मैं बस रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूँ। बाकी अभी 12th का चैप्टर देखेंगे, उसके साथ बीच में आएंगी ये चीज़ें, इसलिए अभी आपको ये रिवाइज कर लेना इम्पोर्टेंट है, तब डाउट्स हैं। नेक्स्ट बता, कांस्टेंट फंक्शन आता है आपके पास, क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर क्या है डोमेन, ये वाला आर क्या बेटा कोडोमेन, बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग टू आर, डोमेन ऑफ एफ इज आर एंड इट्स रेंज इज सी। मतलब जो आपका रेंज का सेट है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है विच विल बी सी, ठीक है, विच विल बी सी। तो बेटा कांस्टेंट है ना, जो भी आपको वैल्यूज आ रही है, आंसर्स आ रही है, केवल सी आ रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे, तो फील करा रहा हूँ आपको। मैं चाहता ये वाला ग्राफ का पिक्चर लगा रखा है मैंने, यहीं पे आपको बोल रहा था वाई इक्वल टू सी, ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका क्या है बेटा, वाई है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहता है, वाई रहता है, तो वाई किसके बराबर है, सी का। ये ग्राफ है आपके बेटा कांस्टेंट फंक्शन के लिए। डोमेन रहेगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज रहेगी सी। क्लियर है, क्लियर है, तो क्लियर है तो अपने स्क्रीन के आगे थम्स अप दिखाओ, ठीक है, थम्स अप दिखाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन में। अच्छा ऐसे भी सेट कर सकता हूँ, नहीं अच्छा है, वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मैंने ना एनसीईआरटी के आपके लास्ट ईयर एग्जाम्पल्स में से मैंने दो पॉलिनोमियल उठा लिए। एक है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है क्या ही होता है, पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा ऐसे याद रखो आप, जब एप्लीकेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आएगा तो आप खुद समझ जाओगे। आपको अवेयर रखना है कि हाँ ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का जो आपका ग्राफ है वो ऐसे होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होगा, कैसे होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं रैशनल फंक्शन की ओर। रैशनल फंक्शन आपको पता ही है ना, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं बेटा, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन होते हैं आपके जो पी बाई क्यू फॉर्म के आते हैं, यहाँ पे क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए ले लिया एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ओके। तो उसका ग्राफ आप याद कर लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा आएगा एल, और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपका उल्टा एल, क्लियर है। ये आप तीन ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडुलस फंक्शन की ओर। सो बेटा मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, f for a function f such that this is defined from the set of real numbers to the set of real numbers defined by fx equal to mod x for each x belong R. fx will be x for fx will be x when x more than equal to 0. fx will be minus x when x is less than 0. Bhaiya, please elaborate. Okay, I'll elaborate. Let us see with an example. अगर मैं एक एफ एक्स लो as 5. So यहाँ पे 5 is more than equal to 0, right? So this will give me 5. But if I take modulus of minus 5, so minus 5 is less than 0, right? So this will give me minus of x. What is x? Minus 5, which is 5. So basically modulus function मुझे हमेशा positive value देगा, right? Clear है?
तो अगर आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन विल बी वी शेप। तो गलत बना लिया है ना। मॉडुलस फंक्शन का द ग्राफ विल बी वी शेप। ठीक है सर, समझ आ गई। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? फॉर ए फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज दोनों ही आ रहे। दिस इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स मोर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। अगर आपका अगर आपका एफ एक्स आई मीन अगर आपका एक्स मोर देन 0 है, सो देन योर एफ एक्स विल बी 1। अगर आपका एक्स लेस देन 0 है, देन योर एफ एक्स विल बी -1। एंड अगर आपका एक्स बेटा 0 है, देन योर बेटा एफ एक्स विल बी 0। क्लियर है? सो अगर आप इसका बेटा ग्राफ बनाने जाओगे, अगर आप बेटा इसका ग्राफ बनाने जाओगे, सो y is -1, y is -1 एक वैल्यू में देखो। एफ एक्स क्या है आपका? y तो है बेटा। क्या हो गया? 2 मिनट दो, हाँ 2 मिनट दो। सॉरी, कुछ एरर है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो इग्नोर इट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये बता रहा था ना। हाँ, तो ये जो मेरी वैल्यूज है ये क्या एक्चुअली वाई की तो वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या मिल जाती है? y इक्वल टू 1। जब मेरा x लेस देन 0 है मतलब इधर, तो मेरे को मिल जाता है y इक्वल टू -1। जब x 0 है तो मेरे को क्या मिल जाता है? y 0। ये मेरा सिग्नम फंक्शन, यही मेरा सिग्नम फंक्शन है। अगर सिग्नम फंक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसे आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये देख लेते हैं, इसको आप स्टेप फंक्शन भी बोल देते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप स्टेप फंक्शन भी कह देते हो। सो एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स, एक्स बिलोंग आर, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पहले कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या था, जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा। सपोज बेटा मैं x कंसिडर कर रहा हूँ between 0 and -1, so what will be the greatest integer function of x? मैं एक x कंसिडर कर रहा हूँ between -1 and 0, so what will be the greatest integer function of x? According to the definition, greatest integer function of x is the greatest integer less than or equal to x। मतलब x से तो छोटी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो मेरा x बिलोंग कर रहा है ना, जो मेरा बेटा x बिलोंग कर रहा है, वो मेरा x तो बेटा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। So the greatest integer function of x is equal to the greatest integer less than or equal to x। मतलब इससे कम रहना है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा होना चाहिए लेकिन x से छोटा होना चाहिए। ठीक, से यहाँ पे -2 भी होता है।
-2 नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा x से छोटा तो है -2, x -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है ना, उससे तो छोटा है -2 पहली, ठीक है, वो कंडीशन क्लियर है। बट मैंने बोला मुझे सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा भी चाहिए, सबसे बड़ा तो बेटा -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, उससे छोटा भी होना चाहिए, सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रहेगा बेटा -1, क्या रहेगा -1। सेकेंड आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को ले लो बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ पे मेरा x क्या डिफरेंट है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी द greatest integer less than or equal to x should be 0, less than or equal to x और equal to तो 0 ही होगा ना, बिकॉज यहाँ पे देखो डेफिनेशन में अगर आपको याद हो, यहाँ पे क्या क्लोज डॉट है, यहाँ पे क्या ओपन डॉट है, यहाँ पे क्या है क्लोज डॉट है, यहाँ पे क्या है बेटा ओपन डॉट है, तो 0 सबसे बड़ा भी है और x से कम या बराबर तो बराबर भी है x के, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि x शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आ गया। अब ठीक है भैया, आप बोल रहे हो मैं समझ आ रहे हैं, एक और करा दो क्योंकि फील आ गया है ना, और कुछ लोग होंगे जिन्हें अभी नहीं आया होगा समझ, और 2 एग्जाम्पल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्हें क्लियर हो गया। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लिए मैं x को कंसिडर कर रहा हूँ बेटा 1 और 2 पे के बीच में, 1 है बेटा क्लोज डॉट, 2 है बेटा ओपन डॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, सो x से इक्वल है और सबसे बड़ी भी है तो 1। नेक्स्ट 2 एंड 3 के बीच में 2 पे क्लोज डॉट, 3 पे ओपन डॉट, कहाँ से मिल रहा है सर एग्जाम्पल, इधर लिख लेंगे। तो ये क्या आपके x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और क्या सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए भैया, ये नहीं लगा यहाँ पे, कोई इंग्लिश की कक्षा नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 2 क्योंकि बराबर है x के, सबसे बड़ा भी। मैं 1 नहीं कंसिडर कर लिया कि मामू छोटा चाहिए तो एक ले लो, एक छोटा है ना एक x से, x 2 और 3 के बीच में मैंने एक ले लिया क्योंकि एक छोटा होता है 2 से, यार मुझे मालूम है एक छोटा होता है 2 से, लेकिन मैंने बोला मुझे छोटा या बराबर चाहिए लेकिन सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला चाहिए मुझे। तो 2 ही बैठेगा ना, एक ले लोगे तो सबसे बड़ा तो नहीं होगा, तो क्या लोगे 2 ही लोगे क्योंकि वो बराबर भी है सबसे बड़ा भी है ना, समझ आ रही है बात। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x, ठीक है। डोमेन रहेगा 8, रेंज रहेगा 8। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको स्टेप वाला ग्राफ मिल रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे कि माइनस, जैसे ये करो, ये आपको ऐसे स्टेप्स के अंदर में इसका ग्राफ देखने को मिल जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है इसके लिए। आगे आप अगर वो क्वेश्चंस करोगे ना, जब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स, क्वेश्चंस कर, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बेटर समझ आ जाएगा। इस मॉड्यूल में तो बस हमारे पास कंसेप्ट ही थे, बिकॉज इस मॉड्यूल मतलब ये मॉड्यूल 1 था, है ना, मैंने बांट दिया पहले चैप्टर को आपके मॉड्यूल्स में। अगले मॉड्यूल में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, उसके पहले के एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट्स में।
तो इसमें केवल कंसेप्ट थे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे थे। तो हो गया 45 मिनट्स हो गए आज के लिए। सो थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको कि नया चैनल है, पहला वीडियो नहीं है, कुछ सालों से बना रहा हूँ मैं वीडियो, बट ऐसा डेडिकेटेड सीरीज है ना अभी स्टार्ट हो रही है क्लास 12th के लिए, 2027 बोर्ड मैथ्स के लिए। सो अगले मॉड्यूल में आपको मिलेंगे, जो आपका मॉड्यूल 2 रहेगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। इस मॉड्यूल के लिए कोई होमवर्क नहीं है, अगले मॉड्यूल से आपको होमवर्क मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के रहेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट्स थे या कोई भी क्वेरीज है या कोई भी सजेशंस है, तो प्लीज़ फील फ्री टू write in the comment box. I'll be very happy to answer your queries, add to your suggestions. Okay, thank you so much. Keep learning, stay safe, all the best.